नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की इस श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 20। और पाठ 20 में आज हम बात करेंगे कि 12 भावों से किस प्रकार के विचार किए जा सकते हैं, कौन सा भाव किस प्रकार के प्रश्नों का विचार करने के लिए होगा। इन सभी को जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव है जो किस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आता है और वह आपसे प्रश्न करता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो आप किस भाव को महत्व देंगे उस के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इन्हीं प्रश्नों का जो अध्ययन है, इन्हीं जो भाव हैं, किस प्रश्न का कौन सा भाव उत्तर देगा, इसी को जानने के लिए आज की ये वीडियो है आप सभी के लिए। तो इस क्लास को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 12 भाव हैं, जो इन 12 भावों में ही हमारे जीवन के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मेरे जीवन के बारे में बताइए, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं अचंभित हो जाएंगे कि अपनी तरफ से जितना बताने का प्रयास करेंगे उतना बता पाएंगे। लेकिन यदि वह आपसे कहे विशेषतः कि मेरे विवाह के बारे में बताइए, मेरे आयु के बारे में बताइए, या मेरे रोग हैं, बीमारी है, उनके बारे में बताइए कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है, मेरे संतान के बारे में बताइए, मेरे पिता के बारे में बताइए, मेरी माता के बारे में बताइए, मेरे मामा के बारे में बताइए, मेरे भाइयों के छोटे भाइयों के बारे में आप बताइए, मेरे बड़े भाइयों के बारे में आप बताइए, मेरे खर्चों के बारे में बताइए, मेरे पास कितनी धन संपत्ति होगी इसके बारे में बताइए, मेरे अपने मकान, वाहन, भूमि, भवन, वाहन होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं जीवन में कितना अच्छा कर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसके बारे में बताइए। तो इन सभी प्रश्नों को, जब आपके पास ये प्रश्न होंगे तो आप उन प्रश्नों को क्या करोगे, उन प्रश्नों को कैटेगराइज करोगे, मतलब अलग अलग उनको ये रखोगे कि प्रश्न किस प्रकार का है, किस भाव से संबंधित ये प्रश्न है। और उस भाव की फिर वहां आप स्थिति देखोगे, वह भाव कैसा है, उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तब वहां आप उसका फलादेश करोगे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि किस भाव से किस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप बढ़ोगे, कौन से प्रश्नों की चाबी किस भाव के पास में है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं 12 भावों में आपको सबसे पहले पहले भाव की बात करेंगे। इनके नाम भी यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस नाम से इनको पुकारा जाता है, किस नाम से इनको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो दिए हुए हैं, ये एक आपके सामने एक चक्र है, जिसको हम कुंडली कहते हैं। तो ये जो कुंडली है, इसमें जो ये नंबर दिए हुए हैं, इनको आप राशियां ना समझें अभी, क्योंकि वैसे यहाँ पर ये राशियां इसी तरह से लिखी होती हैं, लेकिन आप इसे राशियां ना समझें। आप ये समझें कि मैंने भावों को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ये बताया है। जैसे कि पहला भाव, सबसे पहले पहले भाव की ही बात करेंगे, पहले भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला भाव, ये पहला भाव है। पहले भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं? देखिए, पहले भाव को हम सभी जानते हैं, इसको लग्न भाव भी कहा जाता है, ये लग्न भाव भी कहा जाता है, होरा भाव भी इसको कहा जाता है, ये होरा भाव भी कहा जाता है, लग्न भाव भी कहा जाता है, उदय भाव भी इसको कहा जाता है, तनु, तनु का अर्थ हो गया शरीर, तो ये तनु भाव भी कहा जाता है, आद भाव भी इसको कहा जाता है, जन्म भी इस भाव को कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं। अब इस भाव से हम विचार क्या क्या करते हैं? तो जो पहला भाव है, इस भाव से हम विचार करते हैं कि जातक का शरीर कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, मोटा होगा, कृशकाय होगा, मतलब सूखा सा होगा, या हष्ट पुष्ट होगा, उसकी पुष्टता देखेंगे, उसका रंग देखेंगे, उसमें गुण दोष उसके जो होंगे उनको देखेंगे, आत्मबल उसका देखा जाएगा, उसकी ख्याति, रूप, जाति, आयु, इन सभी का कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार भी इस भाव की का मुख्य उसमें भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। सुख दुख भी देखेंगे, मस्तिष्क, क्योंकि सबसे पहला भाव मस्तिष्क संबंधित कोई भी परेशानी है वो इस भाव से देखेंगे, आकृति कैसी होगी इस व्यक्ति की, स्वभाव कैसा होगा, इन सभी का अध्ययन इस भाव से किया जाएगा। और इस भाव से वह जो राशियां होती हैं, वह मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि बलवान मानी जाती है। इसके बारे में महर्षि पाराशर कहते हैं कि प्रथम भाव से शरीर
प्रथम भाव से शरीर, रूप, रंग, ज्ञान, वर्ण, वर्ण कौन सा, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, इन सभी का, बल का, बलवान है, निर्बल है, शील, शील का अर्थ हो गया स्वभाव कैसा होगा, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका विचार किया जाएगा कि तनो रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम शीलम व प्रकृतिम चैव तनुस्थानाद विचार्येत। तो यहां हमको इन सभी का विचार करना चाहिए इस भाव से। तो आप यहां समझ चुके कि लग्न, किसको लग्न भाव भी कहा जाता है, इसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। और ये एक तरह से मान कर चलिए कि जो लग्नेश है आपकी कुंडली में कौन हो गया, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में पहला त्रिकोण इस तरीके से आप देखिए त्रिकोण भाव कैसे बनेगा। अगर आप यहां देखोगे तो ये त्रिकोण भाव हो गया, ये त्रिकोण भाव हो गया। तो पहला, पांचवा और नौवां ये त्रिकोण माने जाते हैं, त्रिकोण भाव हो गया। तो ये त्रिकोण भाव में जो पहला भाव हो गया, तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरे भाव के बारे में समझ लेते हैं। दूसरे भाव को स्वभाव भी कहा जाता है, कुटुंब भाव भी इसको कहा जाता है, और भुक्त भाव भी इसको कहा जाता है, वाक भी इसको, वाक अर्थात वाणी भी इसको कहा जाता है, अर्थ भाव भी इसको कहा जाता है। लेकिन इसके जो नैन भाव भी, क्योंकि आंख और नाक से संबंधित विचार भी इस भाव से किया जाता है, तो नैन भाव भी इसको कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख नाम होता है वह धन भाव होता है। प्रमुख नाम जो अधिकतर बोला जाएगा वो धन भाव कहा जाएगा, क्योंकि हम इसके स्वामी को धनेश कहते हैं, क्योंकि धन स्थान प्रमुख है। ये धन को, कितना आपके पास में धन है, अचल संपत्ति के बारे में जानकारी इस भाव से आप प्राप्त करोगे। और इस भाव में जो दूसरा भाव है, इस भाव से धन, धान्य, कुटुंब आपका जो परिवार है उसके बारे में, शत्रु और धातु रत्न आदि का जो विचार करते हैं, इस भाव से ये विचार किया जाता है। तो धनम धान्यम कुटुंबम च मृत्यु जालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थानात् विचार्येत। तो ये विचार इससे किए जाएंगे। और इसमें यहां हम ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरा भाव है, इससे आंख नाक से संबंधित कोई प्रश्न है, स्वर से संबंधित कोई प्रश्न है, सुंदरता से संबंधित कोई प्रश्न, किसी के मान सम्मान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, सुख भोग से संबंधित। अब प्रेम भी पति पत्नी वाला जो है वो पंचम भाव से, अब यहां से जो प्रेम होगा, यहां से परिवार कुटुंब में प्रेम कैसा है ये देखा जाएगा। तो संचित पूंजी आप पर कितनी है, फंड जो आपका फाइनेंस कैसा है, फंड कैसे हैं आपके पास में, कोष जिनको कहेंगे, वो इस भाव से हम देखेंगे। सुख भोग को भी इस भाव से देखेंगे। सेल परचेज का जो भाव है वह भी यही है, मतलब क्रय विक्रय का भाव भी है। इन सभी का अध्ययन हम दूसरे भाव से करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाव तीसरे की। देखिए तीसरे भाव के बारे में विचार करते समय हम सबसे पहले समझेंगे कि इसको क्या क्या कहा जा सकता है, ताकि आपके कोई यदि कहे कि सहोदर भाव को देख रहे हैं तो आप कहोगे कौन सा भाव देख लिया। तो इस भाव के ये नाम है, थर्ड हाउस है, ये तीसरा भाव है। इसको दुशीचक्य भी कहा जाता है, सहोदर भी कहा जाता है, पराक्रम भाव भी कहा जाता है, वीर्य, धैर्य, ये इस भाव के नाम होते हैं। पराक्रम भाव भी कहा जाता है इस भाव को, तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव भी इसको कहा जाता है। और इस भाव को जो तीसरा भाव है, ये अपोकिल्म जो होते हैं, इस दूसरे भाव को जैसे पणफर कहा जाता है, ये अपोकिल्म कहा जाता है। इसका सहज भाव भी नाम है। प्रमुख नाम क्या है, सहज भाव। सहज छोटे भाई बहनों के बारे में से विचार आप करोगे तीसरे भाव से। और जो आप कैसा कर्म करोगे, पराक्रम आपका साहस के, धैर्य के, शौर्य के, आयुष्य के बारे में, क्योंकि ये मारक भाव भी होता है, तो आयु के बारे में, आयुष्य के बारे में, सहोदर भाइयों के बारे में, सहोदर छोटे भाई बहनों के बारे में, और नौकर चाकर जो है उनके बारे में भी, गायन या योगाभ्यास के बारे में, और फेफड़ों से संबंधित रोग जैसे क्षय, दमा हो गया, श्वास हो गया, काश हो गया, खांसी वगैरह, इन सभी के संबंध में जो विचार किया जाएगा वह तीसरे भाव से विचार किया जाएगा। और तीसरे भाव के बारे में जो महर्षि पाराशर कहते हैं कि विक्रम भृत्य भ्रातादि चोपदेश पराण क्रम पित्रोर्वे मरणम विप्र दुषी चक्राश्च
च निरीक्षेत, अर्थात तीसरे भाव से नौकर, भाई, उपदेश, यात्रा और पिता के मरण का विचार करना चाहिए। प्रश्न बनता है कि पिता के मरण का विचार कैसे करना चाहिए, इससे पिता के मरण का क्या संबंध। देखिए, आप यहां देखिए कि 9वां भाव ये हो गया। जैसे हम पहले भाव से लग्न से 7वें भाव को मारक मानेंगे, इसी प्रकार से यदि हम 9वें भाव जो पिता का भाव है उसको लग्न मान लें तो लग्न से 7वां भाव तीसरा हो गया। तो पिता के मरण का विचार किससे करेंगे? तीसरे भाव से पिता के मरण का विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां समझ गए होंगे इस बात को भी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथे भाव की तरफ अब बढ़ लेते हैं। तो ये चौथा भाव, चौथे भाव से क्या क्या आप विचार कर सकते हो, पहले इसके नाम सुन लीजिए। सुख भाव भी इसको कहा जाता है, ग्रह भाव भी इसको कहा जाता है, कंटक भाव भी इसको कहा जाता है, तुरीय भाव भी कहा जाता है, हिमुक भी कहा जाता है, वाहन भी, यान, नीर, अंबु, पाताल, ये इसके कुछ नाम हैं। सुहद इसका प्रमुख नाम है। तो ये माता का भाव है प्रमुख। माता के बारे में विचार करना, मातृभूमि के बारे में विचार करना, इस चौथे भाव से ही आप विचार करोगे। आप घर के मकान, भूमि, भवन, वाहन के बारे में, संपत्ति के बारे में, बाग बगीचे हैं, चतुष्पद जानवरों के बारे में, माता पिता का सुख, अंतःकरण की क्या स्थिति, इन सभी का विचार आप चौथे भाव से करोगे। आपकी अंदर कितनी दया है, उदारता है, छल कपट, कोई निधि, यकृत या पेट के रोग आदि का भी विचार जो करोगे वह भी चौथे भाव से ही आप विचार करोगे। और जो चौथा वाहन है, माफ कीजिए, जो चौथा भाव है, ये चौथे भाव से हम वाहन जो सवारी मीन्स जो आपके पास में संसाधन है उनके बारे में, बंधुओं के बारे में, जो बंधु है, माता के सुख के बारे में, गड़े हुए धन के बारे में भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप चौथे भाव को देखोगे, उसकी स्थिति देखोगे। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए, पंचम भाव जो सुत भाव कहा जाएगा, तनुज भाव भी इसको कहते हैं, बुद्धि भाव, विद्या भाव, आत्मज भाव, वाणी का भाव भी, और ये पर्णफर भी है, त्रिकोण भी है। अभी मैंने आपको दिखाया था जैसे त्रिकोण भी है। और ये जो सुत भाव है, पुत्र भाव या सुत भाव इसको कहा जाता है। इसके स्वामी को सुतेज कहा जाएगा, इस भाव के स्वामी को। इससे विचार, नाम से आप समझ चुके हैं हम इससे क्या क्या विचार कर सकते हैं। जातक की बुद्धि का विचार कर सकते हैं, उसकी विद्या का विचार कर सकते हैं, कोई अचानक धन प्राप्ति का विचार इससे किया जा सकता है, जैसे लॉटरी वगैरह जो लगती है। प्रेम का विचार इसमें किया जाता है, पति पत्नियों के प्रेम का, या किसी व्यक्ति के रोमांस के बारे में हम विचार इसी भाव से कर सकते हैं। किसी के अंदर जो विनय है, कितना विनयशील है, उसके बारे में विचार भी कर सकते हैं। नीति और निपुण है नहीं है, इसके बारे में भी हम पंचम भाव से विचार कर सकते हैं। देशभक्त है या नहीं, ये भी पंचम भाव से ही देखा जाएगा। संतान के बारे में विचार किया जाएगा, उसमें मैनेजमेंट करने की क्या स्थिति है, इसका विचार भी हम पंचम भाव से ही करेंगे। और पंचम भाव से हम एक विचार और कर सकते हैं, जैसे मामा का सुख भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से पूर्व जन्म को भी आप समझ सकते हो। अपने इष्ट को जानना है तो पंचम भाव से ही अपने इष्ट देव कौन है उनको भी पंचम भाव से ही आप जान सकते हो। पंचम भाव से जो यंत्र मंत्र के बारे में भी जानकारी पंचम भाव से मिलती है। विद्या बुद्धि प्रबंध मीन्स मैनेजमेंट की जो क्षमता है वह पंचम भाव ही आपको देता है। पुत्र के बारे में राज्य के श्रृंखलन का जो विचार करना है, राज्य का श्रृंखलन समाप्ति जो भी है उसके बारे में जो विचार करना है वह भी पंचम भाव से ही विचार किया जाएगा। तो पंचम भाव से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं ये आप समझ चुके होंगे। कोई अपनी संतान के बारे में प्रश्न करेगा, संतान कितनी होगी, संतान कैसी होगी, इस तरह के प्रश्न होंगे। सेवा करेगी अथवा नहीं करेगी, कब होगी, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप वहां पर पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को, पंचम भाव पर कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इन सब को देखने के बाद में ही विचार करोगे। बहुत जो नियम है आगे हम नियम बताते चलेंगे, तो आपको ये सभी को आप कम से कम 1 से 2 बार जरूर
क्लास को देखें, इससे आपको ये क्लास पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी और आप इन नियमों को अच्छे से समझोगे। जब भी आपकी कोई सामने कोई जन्म पत्रिका आपको आती है तो आप उसका फलादेश आसानी से सटीकता से करने में उतनी ही सक्षम होगे जितने आप नियमों को अच्छे से समझ लेते हो। एक नियम के आधार पर, एक क्लास के आधार पर कभी भी फलादेश नहीं करना, ये आपको विशेष मैं बता रहा हूं। एक नियम अगर आप जान गए हो उसके आधार पर आप फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितने नियम बताएंगे, जब उन नियमों को, सभी नियमों को लगाने के बाद में आप उन नियमों को एक साथ लगाइए, फिर वहां देखिए कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स कीजिए, वहां देखिए कि पॉजिटिव ज्यादा हैं या नेगेटिव ज्यादा हैं, उसी के आधार पर आप वहां फलादेश कीजिए। यहाँ ये बात विशेष मैं बीच में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान यही रखना है कि सिर्फ कि यहाँ पर पंचम भाव में हमने देख लिया कि यहाँ ये राशि बैठी हुई है, यहाँ ये ग्रह बैठे हुए हैं, बता दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां देखना होगा, अन्य ग्रहों की दृष्टि देखनी होगी, कौन बलवान अधिक है, दो ग्रह बैठे हैं तो उनमें बलवान कौन है, उसके आधार पर फलादेश करना है या नहीं करना है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने आपसे प्रश्न करने वाला है वह पूरी जिज्ञासा के साथ में अपने पूरे जीवन को लेकर आपके सामने आया हुआ है। आप जैसा भी फलादेश करोगे वैसा उसके जीवन को परिवर्तित वह फलादेश करेगा। इसलिए ये विशेष रूप से जब तक आप पूरे सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सटीकता तक ना पहुंचे, तब तक आप फलादेश से बचें। प्रयास करें कि आपका जो फलादेश है वह सटीक रहे, क्योंकि ये ज्योतिष का जो विषय है ये आपको अशुद्ध नहीं करना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी महत्ता ना दिखाइए, जितना ज्ञान है उतना ज्ञान आप दीजिए और बताइए कि इतना है, अब इसमें नियम और भी हैं, उन नियमों को लगाने के बाद में हम आपको आगे बता सकते हैं। लेकिन जब तक ये क्लास पूरी नहीं हो जाए आप सिर्फ देखते चलिए, पॉइंट्स नोट करते चलिए, लेकिन फलादेश से बचिए। चलिए, पंचम भाव समझ चुके, अब हम बात करेंगे षष्ठ भाव की। छठे भाव की बात कर लेते हैं। छठा भाव त्रिक भाव कहे जाते हैं, 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव। अब देखिए, छठे भाव को द्वेष भाव भी कहा जाता है, शत्रु भाव भी कहा जाता है, छत भाव भी इसको कहा जाता है, बैरी शत्रु को ही कहा जाता है, रोग नष्ट भाव भी इसको कहा जाता है। त्रिक भाव तो है ही, उपचय भाव भी है, ये उपचय भाव भी है जो छठा भाव है। अपोकिल्म भाव भी ये कहा जाता है, लेकिन इसका जो नाम है शत्रु भाव या रिपु भाव, इसको प्रमुख नाम दिया गया है। अब देखिए, ये इस भाव से हम विचार क्या करते हैं, जैसे कि इस भाव से मामा की मृत्यु का विचार भी इसी भाव से किया जाता है, और शत्रु का जो शत्रु के बारे में कोई बीमारी वर्ण जैसे कि खाज खुजली दांत, इनके बारे में विचार भी इसी भाव से करोगे। सौतेली माँ के बारे में जो विचार किया जाएगा वह भी इस छठे भाव से ही विचार किया जाएगा। तो छठे भाव से हम इन सभी बातों का विचार करते हैं, और छठे भाव से किसी चिंता के बारे में, आपको कोई चिंता लगी हुई है उसके बारे में विचार भी आप इसी भाव से करोगे। गुदा संबंधित कोई बीमारी है तो उसका भी विचार इसी भाव से करोगे। ठीक है, यश के बारे में, यश संबंधित विचार भी आप इसी भाव से करोगे। वहीं इसके जो कारक ग्रह होते हैं इस भाव के, वह मंगल होते हैं। आपको ध्यान रखना है, मंगल इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये छठा भाव है, इस भाव को कंपटीशन का भाव भी कहते हैं। यहाँ से आप, क्योंकि ये जो दसम भाव है उसका, दसम भाव का भाग्य भाव भी है, तो आपका ये कर्म को निश्चित करने वाला भाव भी होता है। तो छठा भाव कर्म को निश्चित करने वाला, कंपटीशन का भाव भी है ये छठा भाव। तो यहाँ पर एक जो भाव है ये किसका हो गया, ये भाव हो गया शत्रुओं का भाव भी हो गया, और ये आपके लिए जो कर्म है, कर्म का भाग्य भाव भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस भाव से हम क्या क्या फलादेश कर सकते हैं। जो छठा भाव, कंपटीशन की, प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी बात है, नौकरी से संबंधित कोई बात है, तो वह भी छठे भाव से आप देखोगे चलेगी नहीं चलेगी, छठे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए, उन सब का विचार आप इस भाव से करोगे। चलिए, अब आते हैं हम सातवें भाव की तरफ। तो सातवां भाव देखिए, सातवां भाव, ये सातवां भाव है जो कि पति पत्नी का भाव भी है। अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति का विचार करेंगे इस भाव से, और अगर पति की कुंडली में है तो स्त्री का विचार इस भाव से
किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 7वां भाव है, जिसको जया भाव भी कहा जाता है, स्त्री भाव भी कहा जाता है। स्त्री की कुंडली में पति भाव कहा जाएगा, मदन भाव भी इसको कहा जाता है, काम भाव भी इसको कहा जाता है, सौभाग्य का भाव भी इस भाव को कहा जाता है। तो इस भाव से हम देखते क्या क्या है। जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से हम स्त्री के बारे में देखते हैं। स्त्री के संबंधित कोई भी जो आपको फल देखना है, पत्नी से संबंधित जो फल देखना है, उसको भी आप सप्तम भाव से देखोगे। तो मार्ग के बारे में, व्यापार पार्टनरशिप है उसके बारे में भी इसी भाव से देखोगे। कोई यात्रा है तो वह यात्रा भी इसी भाव से देखोगे। रास्ते या मार्ग से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह भी सप्तम भाव से ही आप देखोगे। नष्ट वस्तु या मृत्यु का विचार भी, क्योंकि मार्ग भाव भी है सप्तम, लग्न का मार्ग, तो इसलिए मृत्यु का विचार अगर करना है तो वह भी आप सप्तम भाव से ही विचार करोगे। और कोई भी जो पाइल्स जैसी बीमारी हैं, ये भी आप सप्तम भाव से ही देखोगे। कोई अंग विभाग से या किसी जनेंद्रिय या विवाह, स्वास्थ्य और व्यवसाय से संबंधित कोई भी विचार आपको करना है तो इसी भाव से विचार करोगे। और ये सप्तम भाव जो है, इसका कारक जो ग्रह होता है वह शुक्र होता है। तो शुक्र इसका कारक ग्रह होता है और इसमें जो वृश्चिक राशि है ये बलवान मानी जाती है। सप्तम भाव में जो वृश्चिक राशि है वह क्या मानी जाती है? बलवान मानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव का जैसा कि नाम, त्रिक भाव भी इसको कहा जाता है, रंध भाव, जीवन भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मृत्यु का भाव भी है, आयु का भाव भी है। चतुरत्र भाव भी, इसको पणफर भी कहा जाता है इसको। और इसका जो प्रमुख नाम होगा वह आयु भाव इसको कहा जाएगा। आयु यहीं से आप देखोगे व्यक्ति की आयु, क्योंकि मृत्यु भाव भी है, इसलिए आयु कहाँ से देखोगे आप? अष्टम भाव से आयु का विचार करोगे। देखिए अष्टम से आयु का विचार करोगे, जीवन मृत्यु के क्या कारण हैं उनका विचार भी अष्टम से करोगे। कोई व्याधि है, मानसिक चिंताएं हैं, झूठ है, पुरातत्व से संबंधित या कोई समुद्र यात्रा से संबंधित विचार भी आप अष्टम भाव से करोगे। कोई संकट है उसके बारे में विचार भी आप इसी भाव से करोगे अष्टम से। लिंग या योनि या अंडकोश के अगर कोई रोग हैं तो उन रोग आदि के संबंध में भी विचार इसी भाव से किया जाता है। और इस भाव का जो कारक ग्रह होता है वह शनि होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि मृत्यु का जो ग्रह आप आगे जब समझोगे कभी तो आप समझोगे कि शनि ही जो मृत्यु के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो अष्टम भाव है इसके कारक ग्रह कौन हो गए? शनि देव हो गए। तो यहाँ आप समझ गए होगे कि शनि देव इसमें कारक ग्रह होते हैं अष्टम भाव के। तो अष्टम भाव के बारे में हम समझ चुके हैं कि अगर ऋण लेना देना भी इस भाव से आप देख सकते हो। जो इसके बारे में महर्षि पाराशर कहते हैं कि 8वें भाव से ऋण लेना देना भी, गुदा की बीमारी हो गई, पुनर्जन्म और इस जन्म का विवरण, यह सब विचार इस भाव से वह करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ आप समझ चुके हो अष्टम भाव को। अष्टम भाव से ये सभी विचार किए जाएंगे। अब देखिए, अब हम नवे भाव की या नवम भाव की जो भाग्य भाव है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके देखिए नाम क्या है, पुष्य भी इसका नाम है, भाग्य भाव भी इसको कहते हैं, त्रिकोण भाव तो है ही ये। प्रमुख भाव इसका जो भाव का नाम है वह धर्म, इस धर्म भाव भी ये कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक कृत्य जितने भी जुड़े हुए हैं वह है इसी भाव से जुड़े हुए हैं। जितने भी जुड़े हुए हैं सब इसी भाव से। इस भाव से जो भाग्य है वह भाग्य देखा जाएगा। और जो साला है, साला किसी की पत्नी का जो भाई है वह भी इसी भाव से देखा जाता है उसके बारे में। और भाई की जो स्त्री है, भाई की स्त्री, जैसे छोटा भाई की स्त्री हो गई, तो भाई की जो स्त्री है जो भाभी लगती है, तो उनके बारे में भी विचार, छोटा बड़ा भाई जो भी है उनके बारे में भी विचार जो करोगे नवम भाव से विचार करोगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ रहस्य को समझने का प्रयास। हम यहाँ से देखें, तीसरे भाव को हमने छोटे भाई बहनों का भाव बताया। अब तीसरे को अगर लग्न मान लिया जाए तो वहां से 7वां भाव, 9वां भाव बैठेगा। और 7वां भाव से हम क्या देखते हैं? पति पत्नी का भाव देखते हैं, तो उसकी पत्नी का। तो छोटे भाई की पत्नी का भाव, छोटे भाई की पत्नी के बारे में अगर जानना है तो हम कहाँ से जान पाएंगे? 9वें भाव से जान पाएंगे। तो यहाँ आप ये नियम क्यों हैं ये समझ रहे होगे साथ के साथ में
कि हम क्यों इन बातों को लेकर चल रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा है उसका विचार भी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है तो तीर्थ यात्रा का विचार भी आप इसी भाव से करोगे। तो जो नवा भाव है इससे तीर्थ यात्रा का विचार भी आप करोगे। और वहीं जो इस नवम भाव से हम विचार कर सकते हैं कि जो जातक है वह कितना तप या शील, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, ये तो मैं बता दिया आपको। मानसिक वृत्ति कैसी है उसकी, ये नवम भाव से ही देखोगे। नवम का भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो उसका पूजा में मन नहीं लगेगा, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। अगर वहां पर शुभ भाव बैठे, अच्छे भाव, माफ कीजिए, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो वहां पर वह व्यक्ति जो होगा वह पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कामों में उसका मन लगेगा। तो ये देखना होगा। भाग्योदय कब होता है, पिता का सुख के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाएगा। तो यहाँ इसके जो कारक हो गए वे कारक कौन से ग्रह हो गए, इस नवम भाव के कारक ग्रह हो जाते हैं गुरु बृहस्पति। ये ध्यान रखिए, गुरु बृहस्पति इस नवम भाव के कारक माने जाते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और अब देखेंगे दसम भाव को। दसम भाव, दसम भाव के बारे में आप जानते हो कि दसम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो दसम भाव से क्या क्या विचार किए जा सकते हैं, पहले इसके नाम समझ लेते हैं कि व्योम, गगन, नभ, रव, मध्य, आस्पद, मान, आज्ञा, व्यापार। और प्रमुख नाम होता है इसका कर्म भाव। तो हम प्रमुख नाम को देखते चलेंगे, बाकी मैंने नाम आपको बता दिए नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए। तो कर्म भाव इसको कहा जाता है, ये कर्म भाव कहा जाता है। और देखिए इस कर्म भाव के से हम क्या क्या जान पाते हैं, ये दसम भाव है तो दसम भाव से हम क्या क्या जान पाते हैं। दसम भाव से राज्य का, आकाश वृत्ति का, प्रतिष्ठा का, पिता का भाव, पिता के बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर नौवां भी और दसवां भी दोनों पिता के बारे में है। परदेश आदि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव से पिता का भी विचार किया जाएगा। इस भाव से जो विचार किया जाता है वह, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो नवम भाव है, ध्यान से सुनिए, जो नवम भाव है, ये नवम भाव जो दक्षिणी ज्योतिष उसके आधार पर नवम भाव पिता का है, जबकि उत्तरी की तरफ से ये दसम भाव ये पिता का माना जाएगा। तो हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो दसम भाव में पिता के बारे में भी आप देख सकते हो, दसवें भाव से भी पिता की स्थिति को देख सकते हो। तो ये आप समझ लीजिए कि दसम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हम जान गए हैं कि दसम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, कि राज्य को देख सकते हैं, मान को देख सकते हैं, मान सम्मान को, नौकरी को देख सकते हैं इसी दसम भाव से। प्रतिष्ठा के बारे में भी, हमारी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, जातक की प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, ये भी दसम भाव से आप देखोगे। पिता के सुख के बारे में भी, व्यापार के बारे में भी, और पिता का जो द्रव्य है उसके बारे में भी, क्योंकि ये नवम भाव, अगर हम नवम भाव पिता का भाव है तो वहां से नवम से दूसरा, अर्थात वह नवम को लग्न मान ले तो दूसरा भाव बैठेगा जो धन भाव है। तो पिता की जो संपत्ति है उसके बारे में भी हम इससे विचार कर सकते हैं। ठीक है, इससे विचार कर सकते हैं। कोई जो कर्म है उसके बारे में भी इसी भाव से, समाज के बारे में भी, अगर कोई अधिकार है, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति है, इसके बारे में भी इसी भाव से विचार करेंगे। लीडरशिप देखनी है तो भी दसम भाव को आप देखोगे। वहीं जो पावर है, कितनी पावर आप पर रहने वाली, शक्ति, उसके बारे में भी आप जो विचार करोगे दसम भाव से ही विचार करो। देखिए इस भाव में मेष, वृषभ और सिंह राशि बलवान मानी जाती हैं। कौन कौन सी? मेष, वृषभ और सिंह राशि इस भाव में बलवान मानी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एकादश भाव की तरफ। देखिए इस भाव को, जो एकादश भाव है, ये आय, उत्तम भाव, उपचय भाव, पणफर भाव और प्रमुख नाम होगा इसका लाभ भाव। तो लाभ या आय भाव भी इसको कहा जाता है। और जो ये एकादश भाव है इसमें क्या देखेंगे हम, विचार क्या करेंगे कि हमें अनेक वस्तुओं की प्राप्ति के बारे में, पुत्र के बारे में, स्त्री, जो पुत्र स्त्री है, पशुओं की वृद्धि आदि का विचार भी हम इसी भाव से करेंगे। आप एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे कि हम पंचम भाव से संतान का, संतान आपकी पुत्र हो गई, ठीक है,
इसका विचार करेंगे तो पुत्र वधु का विचार आप एकादश भाव से करोगे, क्योंकि ये क्या है, सप्तम है, पंचम से सप्तम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, पंचम से सप्तम, अर्थात पंचम को लग्न अगर बना लिया, संतान को लग्न बना लिया, तो संतान की पत्नी कहाँ हो गई, तो संतान की पत्नी जो एकादश भाव है वह बैठी, तो अर्थात ये क्या भाव हो गया, ये इससे पुत्र की पत्नी का विचार भी आप इस भाव से करोगे। आगे इस भाव से संबंधित और हम जो विचार कर सकते हैं वह है लाभ का, आमदनी का, आवश्यकता पूर्ति का, कोई गुप्त धन का विचार भी इससे कर सकते हैं, राजद्रव्य का विचार भी इससे, आभूषणों का विचार भी, वस्त्र आदि का विचार भी, हाथी घोड़े मोटर संपत्ति ऐश्वर्य आदि सभी की जानकारी हम एकादश भाव से तो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके हो हम एकादश भाव से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आय भाव कहा जाता है इसको, और इसको लाभ भाव भी कहा जाता है एकादश भाव को। इसमें जो राशियां कौन सी, इसका जो एकादश भाव है इसका जो कारक ग्रह है वह गुरु है, गुरु बृहस्पति। मांगलिक कार्य को भी हम इससे देखते हैं, तो रत्न आदि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। विचार करते हैं एकादश भाव के जो कारक ग्रह होते हैं गुरु बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे द्वादश भाव की तरफ। देखिए द्वादश भाव, इस भाव को प्रांत्य, त्रिक, ऋष्व, अंतिम भाव भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्रमुख नाम होता है व्यय भाव। इस व्यय भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, तो इस व्यय भाव से हम शत्रु का के बारे में, जो शत्रु का वृत्तांत है उसके बारे में विचार इस व्यय भाव से हम कर सकते हैं। और इस भाव से हम जातक की जो हानि है, हानि का, उसके व्यय का, उसको क्या दंड मिल सकता है, क्योंकि जेल का भाव भी ये कहा जाता है, उसको क्या व्यसन, व्यसन का अर्थ है उसको क्या गंदी आदतें हैं, कुछ जो है रोग हैं, दान करेगा नहीं करेगा, उसका विचार भी इस भाव से, क्योंकि व्यय कहाँ व्यय करेगा, अच्छे कामों में व्यय करेगा, बुरे कामों में व्यय करेगा, कि व्यय भाव है, इससे विचार किया जाएगा। बाहरी संबंध उसके कैसे हैं, क्योंकि विदेश का भाव भी है। और इस भाव के जो कारक हैं वह भी कौन माने जाते हैं, शनि देव इस भाव के कारक माने जाते हैं। तो अस्पताल का भाव भी इस भाव को कहा जाता है, क्योंकि व्यय कहाँ कहाँ हो सकता है, अस्पताल में व्यय होगा या कहाँ पर व्यय होगा, ये इस भाव से ही हम ये सब बातें जान पाते हैं। तो हानि के बारे में भी इसी भाव से जान पाओगे, दान के बारे में, कोई दंड हो गया, तो इन सभी के बारे में, कोई नेत्र पीड़ा, आंखों की कोई बीमारी है, शत्रु का कोई विरोध, ये सभी हम इस भाव से अध्ययन करते हैं। तो ये 12 भाव हो चुके हैं। अब देखिए महर्षि जो पाराशर हैं वह क्या कहते हैं, इनके हमने विश्लेषण पूरा कर लिया। अब इसके बारे में हमें जो जानना है कि महर्षि जो पाराशर हैं वह इसके बारे में क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि जब आप इन 12 भावों को समझ चुके हो तो आपको फलादेश करने में इन भावों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। एक तो जिन जिन भावों के स्वामी अस्त हो, या तो अस्त हो या तिरकेश हो। तिरकेश कौन में आते हैं, 4 8 और 12, तो 4 8 12, तो तिरकेश में ये इनके स्वामी हो, इस भाव का स्वामी हो, इनका स्वामी, ये तिरकेश हैं। इन तिरकेश के स्वामी से युद्ध हो, मतलब उनके साथ में बैठा हो, उनके भाव को ना देखता, अपने जो अपना भाव है उस भाव को वह नहीं देखता है, जो भी भाव का स्वामी है, या वह मृत हो चुका है, या वृद्ध है, अथवा सुप्त अवस्था में है, या पीड़ित है, तो उन भावों के फल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये माना नहीं जाएगा कि जो उससे भाव से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कहोगे कि यह काम नहीं होगा, क्योंकि इस भाव के जो वो सुप्त हैं, अस्त हैं, तो ये आप उससे संबंधित विचार करोगे। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, जिस भाव को कौन देखते हो, कोई शुभ ग्रह जिस भाव को देखता हो, शुभ ग्रह उस भाव को देख रहा है, तो शुभ ग्रह भाव को देखता हो, या अपने स्वामी के द्वारा देखे जाते हो, ठीक है, या कोई शुभ ग्रह से युक्त हो, कोई शुभ ग्रह वहां बैठा हो उस भाव में, या भावेश जो भावेश हो, भाव का स्वामी हो, या युवा, जो भावेश कैसा हो, युवा हो, प्रबुद्ध हो, राजकुमार अवस्था में हो, तो वहां पर क्या फल होगा, उस भाव की पुष्टि हो जाएगी, तो अच्छा फल होगा। तो भाव को भावेश देखता हो,
अगर भाव को उस भाव का स्वामी देखता हो तो उस भाव के सुख की वृद्धि होती है। और यह सभी भावों में साधारणता आपको समझना चाहिए। तो आज मैंने प्रयास किया आपको 12 भावों को समझाने का। आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम अन्य किसी टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी आप फलादेश करने की स्थिति में आ जाएं, जो स्वयं आप अच्छे से अच्छा फलादेश कर सके। इन्हीं आशा के साथ में और जानकारी के साथ में आप सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।